Welcome you all in our channel Dr. Agriculturist. I am Devendra Chaudhary. In this video, we are going to discuss about lentil wilt and lentil rust. Lentil rust. Lentil rust is caused by Euromyces fabi. Symptom. The first symptom appear as tiny, whitish, slightly raised spots on the upper surface of leaf. ये जो रस्ट का सिम्टम होता है उसमें हमेशा थोड़ा सा उभरा हुआ स्पॉट्स बनता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो पैथोजन होता है वो प्लांट सेल के अंदर मल्टीप्लाई होता है और इतना ज़्यादा मात्रा में स्पोर्स बनाता है कि ये जो पौधे का ऊपरी सरफेस है वो थोड़ा सा उभरा हुआ हो जाता है। एज द इनलार्ज दीज स्पॉट्स टर्न पाउडरी एंड ऑरेंज आर ब्राउन इन कलर एंड ऑफन सराउंडेड बाई लाइट हेलो। जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करता है तो ये जो स्पॉट्स हैं वो पाउडरी हो जाते हैं। पाउडरी इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो फंगस के स्पोर्स हैं वो बनते हैं जो हमें पाउडर के जैसे दिखाई देते हैं और इनका कलर ऑरेंज या ब्राउन कलर का हो जाता है। स्पॉट्स के चारों तरफ की जो कोशिकाएं हैं वो पीली पड़ने लगती हैं। दीज पुस्टूल्स ऑल्सो अपीयर्स ऑन लोअर साइड ऑफ लीव्स, स्टेम्स एंड पॉड्स। ये जो पुस्टूल्स हैं, स्पॉट्स हैं, वो लोअर साइड में भी आते हैं, स्टेम्स में भी आते हैं और पॉड्स में भी आते हैं। दे में कोलेज टू फॉर्म लार्जर पुस्टूल्स। ऐसे बहुत सारे पुस्टूल्स आपस में मिलने लगते हैं और बड़ा पुस्टूल्स बन जाता है। इन सीवियर इन्फेक्शन लीव्स श्रेड्स एंड प्लांट डाई प्रीमेच्योरली। द अफेक्टेड प्लांट ड्राइज without forming any seeds or with small shriveled seeds. इन्फेक्टेड पौधे में जो लीव्स हैं वो झड़ जाते हैं और पौधा मर जाता है। इन्फेक्टेड पौधों में सीड नहीं बनता है और अगर सीड बनता भी है तो वो छोटे और झुर्रीदार होते हैं। ये हैं इनके स्पॉट्स जो कि लीव्स के लोअर साइड में हैं। बाद में ये अपर सरफेस में भी बनते हैं, स्टेम्स में भी बनते हैं और पॉट्स में भी आते हैं। अब देखते हैं यूरोमाइसिस का इटियोलॉजी। द फंगस बिलोंग टू सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना। दे हैव हाइलाइन, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड माइसिलियम। इसके माइसिलियम जो होते हैं वो सेप्टेट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और हाइलाइन होते हैं, मतलब कि ये कलरलेस होते हैं। दे फॉर्म एसियोस्पोर। एसियोस्पोर्स आर इलिप्टिकल एंड येलो इन कलर। ये जो इनके एसियोस्पोर होते हैं वो इलिप्टिकल होते हैं। दे ऑल्सो फॉर्म यूरिडोस्पोर। यूरिडोस्पोर्स आर ओवल एंड लाइट ब्राउन इन कलर एंड हैव स्पाइंस ऑन द वॉल। यूरिडोस्पोर भी ओवल होते हैं, लाइट ब्राउन कलर के होते हैं और इनके वॉल में छोटे छोटे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। दे फॉर्म टीलियोस्पोर। टीलियोस्पोर्स आर ओवल एंड थिक वॉल्ड। ये जो टीलियोस्पोर होते हैं वो भी ओवल होते हैं और इसके जो वॉल होते हैं वो थिक होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो टीलियोस्पोर होता है वो सर्वाइविंग स्ट्रक्चर है। होस्ट के एब्सेंस में ये सॉइल में या क्रॉप डेब्रिस में लंबे समय तक सर्वाइव करता है, इसीलिए इसके जो वाल होते हैं वो मोटे होते हैं। ये जो रस्ट होते हैं वो मैक्रोसाइक्लिक होते हैं और ऑटोसियस होते हैं। मैक्रोसाइक्लिक मतलब कि ये 5 टाइप के स्पोर्स बनाते हैं। कौन कौन से स्पोर्स? पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं, याद रखने का इसका कोड है। पापा जी यूटीवी दिखाओ। पिक्नियोस्पोर, एसियोस्पोर, यूरोडोस्पोर, टीलियोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। यूरोमाइसिस फेबी में ये 5 टाइप के स्पोर्स बनते हैं, इसीलिए इसे मैक्रोसाइक्लिक कहते हैं। अगर इनमें से कोई एक स्पोर्स एब्सेंट होता है तो उस जीनस को माइक्रोसाइक्लिक कहते हैं और ये ऑटोसियस होते हैं। इसका मतलब है कि ये एक ही क्रॉप में अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं,
मतलब कि ये जो 5 स्पोर्स हैं वो एक ही क्रॉप में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे ऑटोसियस कहते हैं। कुछ रस्ट ऐसे भी होते हैं जो हेट्रोसियस होते हैं, जैसे कि वीट रस्ट। ये वीट में और बारबेरिस में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, इसीलिए इन्हें हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। लेकिन यूरोमाइसिस फेबी एक ऑटोसियस रस्ट है। अब देखते हैं इसके डिजीज साइकिल के बारे में। इसके जो पैथोजन हैं वो क्रॉप डेब्रिस में एज अ टीलियोस्पोर के फॉर्म में सर्वाइव करते रहता है। टीलियोस्पोर इसका ओवल होता है और थिक वॉल्ड होता है। फिर इसमें जर्मिनेशन होता है और जर्मिनेशन के बाद ये बेसिडियोस्पोर बनाता है। ये बेसिडियोस्पोर हवा में उड़ते हुए जाता है और फिर क्रॉप में इन्फेक्शन करता है। इन्फेक्शन के बाद ये पैथोजन प्लांट्स में मल्टीप्लाई होते हैं और हमें सिम्टम दिखाई देता है। फिर ये पिकनियोस्पोर बनाते हैं। ये पिकनियोस्पोर एसियोस्पोर बनाते हैं। फिर ये एसियोस्पोर दूसरे प्लांट के लीफ में जाते हैं और इन्फेक्शन करते हैं। तो ये जो एसियोस्पोर पहली बार बनता है वो उड़ते हुए जाता है दूसरे पत्तों में, वहाँ पर इन्फेक्शन करता है और वहाँ पर फिर से एसियोस्पोर बनाता है। तो ये जो साइकिल है इसी को कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल। फिर एसियोस्पोर से यूरोडोस्पोर बनता है और यूरोडोस्पोर के बाद में टीलियोस्पोर बनता है। फिर ये टीलियोस्पोर क्रॉप के एब्सेंस में सर्वाइव करते रहता है। इस प्रकार से इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। अब देखते हैं इसके फेवरेबल कंडीशन के बारे में। ऐसे कंडीशंस जिसमें डिजीज़ ज़्यादा मात्रा में आती है: हाई ह्यूमिडिटी, क्लाउडी डेज, ड्रिजलिंग्स, टेम्परेचर 17 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड। इन सब कंडीशन में डिजीज़ ज़्यादा मात्रा में आती है और ये जो डिजीज़ है वो फ्लावरिंग या फिर अर्ली पॉडिंग स्टेज में ज़्यादा मात्रा में आता है। अब देखते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। फॉर मैनेजमेंट ऑफ रस्ट डिजीज़ वी शुड अडॉप्ट इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस लाइक सेलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड्स फ्रॉम द सर्टिफाइड सोर्स। हमें हमेशा हेल्दी सीड्स ही खरीदने चाहिए और उसे लगाने चाहिए। चूज रेजिस्टेंट वेराइटी लाइक पंत L639। ये जो लेंटिल का एक वेराइटी है पंत L639, ये रस्ट के लिए रेजिस्टेंट है। प्लान अ क्रॉप रोटेशन विथ नॉन होस्ट। हमें एक ही फील्ड में लगातार लेंटिल का क्रॉप नहीं लेना चाहिए और इसका रोटेशन पी के साथ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेंटिल और पी में एक ही पैथोजन इन्फेक्शन करता है। तो हमें अगले सीजन में पी या लेंटिल के अलावा दूसरा क्रॉप लेना चाहिए। कीप द फील्ड क्लियर ऑफ वीड एंड वॉलंटियर क्रॉप। हमें फील्ड को एकदम क्लीन रखना चाहिए और वहाँ पर जब वीड आएंगे तो उसे रिमूव कर देना चाहिए। मॉनिटर द फील्ड फॉर साइन ऑफ डिजीज़। हमें फील्ड का सर्वे करते रहना चाहिए और अगर सिम्टम दिखाई दे तो हमें केमिकल का स्प्रे भी करना चाहिए। स्प्रे प्रोपिकोनाजोल और ट्राइडेमॉर्फ। अगर कंडीशंस डिजीज़ के लिए फेवरेबल है तो हमें केमिकल का स्प्रे करना चाहिए, जैसे कि प्रोपिकोनाजोल या ट्राइडेमॉर्फ। अप्लाई ऑर्गेनिक मैन्योर टू बूस्ट द प्लांट इम्यूनिटी। हमें फील्ड में ऑर्गेनिक मैन्योर डालते रहना चाहिए, उससे जो पौधे हैं उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है। अवॉइड मोनोकल्चर। सीड ट्रीटमेंट विथ थायरम। तो ये जो पैथोजन है वो सीड में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, इसीलिए हमें सीड को थायरम से ट्रीट करना चाहिए। लेंटिल विल्ट। लेंटिल विल्ट इज कॉज्ड बाय अ फंगस फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फार्मा स्पेशलिस लेंटिस। सिम्टम। पहले देखते हैं कि ये जो विल्ट डिजीज़ होता है वो कैसे डेवलप होता है। जैसे कि ये प्लांट है, ये इसके रूट्स हैं। रूट्स का काम होता है कि वाटर और न्यूट्रिएंट इन दोनों को एब्जॉर्ब करना और इसे प्लांट के ऊपरी पार्ट्स तक पहुंचाना। और ये जो काम होता है वो जाइलम्स करता है। एक तरह से मान सकते हैं कि ये पानी ले जाने वाला पाइप है। तो ये जो पैथोजन होता है वो जाइलम्स में मल्टीप्लाई होता है, जिसके कारण से ये जाइलम वेसल्स ब्लॉक हो जाते हैं और पानी ऊपर की तरफ नहीं पहुंचता है।
और फिर ऐसे कंडीशंस में जब लीव्स को पानी नहीं मिलता तो वो मुरझा जाती हैं और नीचे झुक जाती हैं। इन्फेक्शन के बाद पौधे को पानी मिलना बंद हो जाता है, तो जो निचली पत्तियां होती है पहले वो पीली पड़ती हैं, फिर जो पूरा प्लांट है वो पीला पड़ जाता है और इसके पत्ते झड़ जाते हैं। और अगर हम ऐसे इन्फेक्टेड प्लांट के जो स्टेम्स हैं या रूट्स हैं उनको अगर ओपन करके देखेंगे तो हमें वहाँ पर ब्राउन कलर का डिस्कलरेशन दिखाई देता है। और ऐसे जो इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं वो फील्ड के किसी पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये एक सॉइल बॉर्न पैथोजन है और मिट्टी के द्वारा ही ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो इसका जो स्प्रेड है वो स्लो होता है। तो ये था विल्ट के सिम्टम के बारे में। ये जो इन्फेक्टेड प्लांट हैं जैसे यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर एब्सेंट है, तो इस प्रकार से ये जो डिजीज़ है वो पैचेस में प्रेजेंट होता है और ये प्लांट विल्ट सिम्टम शो कर रहा है। इसके जो पत्ते हैं वो नीचे झुक गए हैं और ये मुरझा गए हैं। और ये है इसका स्टेम पोर्शन, ये ब्राउन कलर का डिस्कलरेशन शो कर रहा है। इससे पता चलता है कि ये जो पैथोजन है वो जाइलम्स में या वस्कुलर टिश्यूज में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखते हैं फ्यूजेरियम का इटियोलॉजी। इसके जो माइसिलियम होते हैं वो सेप्टेट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और लाइट पिंक कलर के होते हैं। और ये सब डिवीज़न ड्यूटेरियम आइकोटिना को बिलोंग करता है। इसमें दो प्रकार के कोनिडिया बनते हैं, मैक्रोकोनिडिया और माइक्रोकोनिडिया। मैक्रोकोनिडिया बोट शेप के होते हैं, हाईलाइन होते हैं मतलब रंगहीन होते हैं और लंबे होते हैं और सेप्टेट होते हैं। और इसका जो टिप है वो ऐसे पॉइंटेड रहता है। माइक्रोकोनिडिया स्मॉल होते हैं, मुड़े हुए होते हैं और सिंगल सेल्ड होते हैं। और इसमें एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी स्पोरोडोकियम बनते हैं। और स्पोरोडोकियम में जो कोनिडियोफोर प्रेजेंट होते हैं वो सिंपल और छोटे होते हैं। इसमें क्लेमाडोस्पोर्स भी बनता है। ये क्लेमाडोस्पोर्स सर्वाइविंग स्ट्रक्चर है, मतलब कि अगर अनफेवरेबल कंडीशन आता है, तापमान ज़्यादा हो जाता है या फिर बहुत कम हो जाता है, जिसके बाद इसके जो मैक्रोकोनिडिया हैं वो क्लेमाडोस्पोर्स बनाते हैं जो कि स्फेरिकल होता है और थिक वॉल्ड होता है। क्लेमाडोस्पोर के जो वाल होते हैं वो मोटे होते हैं जो इसे सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। यह है इसका माइक्रोकोनिडिया, स्मॉल है, कर्व है। और ये है मैक्रोकोनिडिया जो कि सेप्टेट है और इसका जो टिप है वो पॉइंटेड है। फिर इसी मैक्रोकोनिडिया के कुछ सेल में थिकनिंग हो जाती है, इसके सेल वॉल मोटे हो जाते हैं और ये क्या कहलाता है, क्लेमाडोस्पोर। और ये है इसका स्पोरोडोकियम और इसमें बहुत सारे कोनिडियोफोर हैं और इसमें ये बहुत सारे कोनिडिया बनते हैं। अब देखते हैं इसके डिजीज साइकिल के बारे में। जो पैथोजन है वो सॉइल में और क्रॉप डेब्रिस में एज अ माइसिलियम और क्लेमाडोस्पोर सर्वाइव करते रहता है। और इसमें प्राइमरी इन्फेक्शन हाइफी या फिर क्लेमाडोस्पोर के द्वारा होता है और सेकेंडरी स्प्रेड कोनिडिया और क्लेमाडोस्पोर के द्वारा होता है। और ये वाटर या फिर फार्म इक्विपमेंट के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो इसका भी जो डिजीज साइकिल है वो बहुत ही इजी है। पैथोजन यहाँ सर्वाइव कर रहा है सॉइल में, फिर अगले साल जब क्रॉप लगाया जाएगा तो उसके रूट्स में इन्फेक्शन करता है, वहाँ पर जाइलम और फ्लोएम में मल्टीप्लाई होते हैं और वाटर के ट्रांसलोकेशन को कम करते हैं, जिसके कारण से हमें सिम्टम दिखाई देता है। फिर जाइलम और फ्लोएम में ये फंगस मल्टीप्लाई होते हैं, बहुत सारे कोनिडिया बनाते हैं। अब ये कोनिडिया वाटर के द्वारा या फिर इंटरकल्चरल ऑपरेशन के समय एक जगह से दूसरे जगह पर मूव होते हैं और फिर नए नए प्लांट्स को इन्फेक्शन करते हैं। इसी को कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल। बाद में ये पैथोजन क्लेमाडोस्पोर्स बनाते हैं और सॉइल में सर्वाइव करते रहते हैं। फेवरेबल कंडीशन, ऐसा कंडीशन जिसमें डिजीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है। तो कौन कौन से हैं, हाई सॉइल मॉइस्चर, हाई सॉइल टेम्परेचर, इसके लिए 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए, हाई रेनफॉल, एक्सेसिव एंड फ्रिक्वेंट इरीगेशन, पुअरली ड्रेन्ड सॉइल एंड क्लोज्ड स्पेसिंग। अब देखते हैं इसके
मैनेजमेंट के बारे में। फॉर एनी डिजीज़ वी शुड ऑलवेज अडॉप्ट इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट प्रैक्टिस लाइक फील्ड सैनिटेशन। खेत में बुआई से पहले जो पुराने क्रॉप के रेसिड्यू हैं, वीड होस्ट हैं, इन सब को रिमूव कर देना चाहिए। रिमूव इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस। अप्लाई नीम केक और मस्टर्ड केक टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजन। हमें जितना ज़्यादा मात्रा में हो सके नीम केक और मस्टर्ड केक को अप्लाई करना चाहिए। ड्रेंचिंग विथ 1% बोडो मिक्सचर और कार्बेंडाजिम 0.2% और मेनकोजेब। हमें जहाँ पर इन्फेक्टेड प्लांट दिखेगा वहाँ पर ये सॉल्यूशन बनाकर डाल देना चाहिए, उसी को कहते हैं ड्रेंचिंग। सीड ट्रीटमेंट विथ 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा फॉर्मुलेशन और 2 ग्राम कार्बेंडाजिम पर केजी ऑफ सीड। हमें ट्राइकोडर्मा से या फिर केमिकल से सीड को ट्रीट करना चाहिए। उससे क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर बुआई करेंगे तो सॉइल में इसके आसपास पैथोजन प्रेजेंट हो सकता है, वो यहाँ पर इन्फेक्शन करेगा। अगर हम इसे बायो कंट्रोल एजेंट से या केमिकल से ट्रीट किए हैं तो क्या होगा, ये केमिकल सीड्स में प्रेजेंट होंगे और फंगस से होने वाले इन्फेक्शन से बचाएंगे। अप्लाई ट्राइकोडर्मा मिक्स विथ ऑर्गेनिक मैन्योर। हमें ट्राइकोडर्मा को FIM के साथ मिला देना चाहिए और ऐसे ही उसको 1 महीने तक रख देना चाहिए। फिर 1 महीने के बाद इसे खेत में डालना चाहिए। क्रॉप रोटेशन विथ नॉन होस्ट। हमें एक ही खेत में एक ही क्रॉप को लगातार नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से फील्ड में जो इनोकुलम है उनकी क्वांटिटी बढ़ती है और डे बाय डे जो डिजीज़ की सीवियरिटी है वो बढ़ती है। फ्लडिंग ऑफ फील्ड फॉर 10 डेज इफ पॉसिबल। सो ये फील्ड होगा। हमें खेत में पानी को भर के रखना चाहिए कम से कम 10 दिन तक। ऐसा करने से सॉइल में ऑक्सीजन की कमी होगी और वहाँ पर जो प्रेजेंट पैथोजन है वो मर जाएगा। और हमें जितना ज़्यादा मात्रा में पॉसिबल हो ऑर्गेनिक मैन्योर देना चाहिए। Please watch more videos from our channel. You can download lecture PDF from our Telegram channel. Don't forget to subscribe Dr. Agriculturist and hit the notification bell. Follow our Facebook page Kheti Ki Jankari. Thanks for watching the video till end. We will meet again in next video.